Hello students, today's in my lecture number 5, I would like to explain the very first part of the Salt March and the Civil Disobedience Movement. छात्रों, आज हम लोग नमक मार्च, सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के पहले भाग की ओर बढ़ेंगे, चलेंगे और देखेंगे कि नमक यात्रा क्या है। आप सब समझते हैं कि हमारे जीवन में नमक का क्या इम्पोर्टेंस है, ये कोई बताने की बात नहीं है। थोड़ा सा इसके पहले मैं पीछे जाऊं और छात्रों आपको मैं बताऊं कि इन माय लेक्चर नंबर 4 व्हेन आई हैड स्टार्टेड टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, आई हैड एक्सप्लेन्ड देयर दैट इन फरवरी 1920 Mahatma Gandhi decided to withdraw the second phase of non-cooperation movement, and the reasons were before you क्योंकि उस समय भी कई जगहों पर अनेक तरह की हिंसा हुई थी जिससे गांधी जी काफ़ी दुखी थे। उनकी ये हमेशा सोच रही है, गांधी जी हमेशा नॉन वायलेंस और ट्रुथ में विश्वास करते थे और इसलिए कहीं भी कदापि भी वो हिंसा के पक्ष में नहीं रहे। यही कारण है कि गांधी जी ने दूसरी बार भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक दिया था, बीच में पोस्टपोन कर दिया था। और उसके बाद से जब अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो वहाँ आपने देखा था कि कैसे एक निर्णय लिया गया था कि अब इससे भी और बड़े पैमाने पर आंदोलन से जुड़ना जरूरी है। और लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 यह स्पष्ट कर दिया था कि महात्मा गांधी जी और बड़े स्तर पर एक मूवमेंट की शुरुआत करेंगे। देखते हैं थोड़ा सा। महात्मा गांधी फाउंड इन द सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। ऑन 31 जनवरी 1930 ही सेंट ए लेटर टू वायसराय इरविन। ये वही इरविन है जब जो साइमन कमीशन की स्थापना की थी और इन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात की थी, लेकिन इन्होंने उसमें सिर्फ गांधी जी के अलावे किसी और को शामिल करने की बात नहीं की। और कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी जी को जब इंग्लैंड बुलाया गया, वहाँ पर उन पर अपने विचारों को थोपा गया तो गांधी जी वापस आ गए थे और वो कॉन्फ्रेंस जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो सफल नहीं हो पाया था। नतीजा क्या हुआ कि 31 जनवरी 1930 गांधी जी जो है वाइसराय लॉर्ड इरविन को 11 सूत्रीय मांग की एक चिट्ठी निर्गत करते हैं और उसमें वो समाज के विभिन्न समुदाय, किसान, व्यापारी, अधिकारी, सभी के लेकर के, जो यहाँ पर काम करने वाले लोग थे ऑफिस में, उन सब को लेकर के उन्होंने एक मांग रखी थी। उद्योगपतियों की भी बात थी, उसमें व्यापारियों की बात थी, किसानों की बात थी। द आइडिया वॉज टू मेक द डिमांड्स वाइड रेंजिंग सो दैट ऑल क्लासेज विद इन इंडियन सोसाइटी कुड आइडेंटिफाई विद देम एंड एवरीवन कुड बी ब्रॉट टुगेदर इन ए यूनाइटेड कैंपेन। और ये विचार था कि हर वर्ग को, हर समुदाय के लोगों को उस आंदोलन से जोड़ना था। और उस 11 सूत्रीय मांग में जो सबसे महत्वपूर्ण मांग थी, मैं आपको बताऊं, वो था नमक कर का समापन। अब छात्रों ये बताइए कि नमक जैसी चीज़ है जो हर वर्ग के लोग, हर व्यक्ति, बच्चा से लेकर बूढ़ा जवान, सब कोई जिसका इस्तेमाल करता है, और जो नमक द स्वीटेस्ट थिंग ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, उससे मीठा चीज़ दुनिया में कुछ नहीं होता है। अगर उससे भी हमें, वो नमक भी हमें आसानी से उपलब्ध नहीं हो तो मनुष्य जीवन कैसे जी सकता है। और जब मनुष्य इस तरह के जीवन जीने पर आतुर हो जाएगा तो वो अपने जरूरत की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने के लिए उतारू हो जाएगा। देखते हैं आगे। द मोस्ट स्टेरिंग ऑफ ऑल वाज द डिमांड टू एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स. Salt was something consumed by the rich and the poor alike, and it was one of the most essential items of food. The tax on salt and the government monopoly over its production, Mahatma Gandhi declared, revealed the most oppressive face of British rule. और इसके जो नमक पर टैक्स लगाया जाता था, ये जो कितना घातक, कितना ब्रुटल चेहरा था अंग्रेजी सरकार का, इसको गांधी जी जनता के सामने लाना चाहते थे। और इसी के कारण से ये गांधी जी ने सोचा कि नमक जो है, जो सबके लिए जरूरी है, अगर उसके विषय में बात किया जाएगा तो निश्चित ही हर वर्ग के लोग इससे जुड़ेंगे। Mahatma Gandhi's letter was in a way
an ultimatum. If the demands were not fulfilled by 11 March, the letter stated the Congress would launch a civil disobedience campaign. Irwin was unwilling to negotiate. स्वेच्छा से नहीं, अपने इच्छा के विरुद्ध जाकर के इरविन ने उनसे बात करने की कोशिश की. महात्मा गांधी started his famous salt march accompanied by 78 of his trusted volunteers. और जब कोई इच्छा बढ़िया से नहीं जताया लॉर्ड इरविन ने, तो गांधी जी ने निर्णय लिया कि अब हम नमक आंदोलन शुरू करेंगे. क्या किया उन्होंने? 78 अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर जो सबसे विश्वसनीय उनके स्वयं सेवक थे, उनको लेकर के गांधी जी ने साबरमती आश्रम से, जिस आश्रम में गांधी जी गुजरात में रहते थे, उस साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी जो गुजरात का एक कोस्टल एरिया था, समुद्र तटीय क्षेत्र था, वहां तक की यात्रा जिसकी दूरी लगभग 240 मील था, 240 माइल्स, यानी कि अगर आप 240 को इंटू 3 करके करेंगे तो आपको किलोमीटर निकल जाएगा. फ्रॉम गांधी जी आश्रम इन साबरमती टू द गुजराती कोस्टल टाउन ऑफ दांडी, और ये जगह का नाम है दांडी. द वॉलंटियर्स वॉक फॉर 24 डेज अबाउट 10 माइल्स ए डे. हर दिन जो स्वयंसेवक थे गांधी जी के साथ 10 माइल यानी कि 30 किलोमीटर की प्रतिदिन पैदल यात्रा करते करते वे लगभग 24 दिनों में दांडी पहुंचे. थाउजेंड्स केम टू हियर महात्मा गांधी. रास्ते में जहाँ जहाँ भी लोग सुने कि गांधी जी इस रास्ते से गुजरने वाले हैं, वहाँ लोग हजारों की संख्या में पानी लेकर, खाना लेकर, रात के अंधेरे में 12 बजे रात के, जब जिस समय से उनको पता चला कि गांधी जी इस समय यहाँ से गुजरने वाले हैं, लोग रास्ते में फूल माला लेकर के उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहते थे. आखिरकार 6 अप्रैल गांधी जी दांडी पहुँचते हैं. 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुँचते हैं. दांडी पहुँचने के बाद सेरेमोनियली वायलेटेड द लॉ, पर्व के रूप में उस कानून को वायलेट किया जाता है, तोड़ा जाता है, जिसे हम लोग सॉल्ट टैक्स के नाम से जानते हैं. मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर, और समुद्र के पानी को, उबलते समुद्र के पानी को लेकर के हाथ में गांधी जी ने मुट्ठी भर हाथ में नमक उठा करके अंग्रेजों को ये संकेत दिया कि आज से हम नमक कानून को तोड़ते हैं और हम नमक अपने लिए प्राप्त करने के लिए, नमक अपने खुद के इस्तेमाल के निर्माण करने के लिए स्वतंत्र हैं. छात्रों, दिस मार्क द बिजनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और ये शुरुआत थी सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि सबसे प्रभावशाली गांधी जी के आंदोलनों में से एक था. ये जो है वो एक शुरुआत थी. हाउ वाज द मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? People were now asked not only to refuse cooperation with the British as they had done in 1921-22, but also to break colonial laws. उन्होंने colonial कानूनों को भी अब तोड़ने का निर्णय ले लिया. Thousands in different parts of the country broke the salt law, manufactured salt and demonstrated in front of government salt factories. As the movement spread, फॉरेन क्लॉथ्स वर बॉयकॉटेड एंड लिक्वर शॉप्स वेयर पिकेटेड. और देखिए फिर वही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान जो कुछ हुआ वही यहाँ फिर दोबारा देखने को मिल रहा है कि जब गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा तो उसके बाद से लोगों ने क्या किया, जो नमक की फैक्ट्रियाँ थी अंग्रेजी सरकार की, उसके सामने लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया, विदेशी सामानों का बैकआउट करना शुरू किया, शराब की दुकान का घेराव करना शुरू कर दिया, और किसानों ने रेवेन्यू देने से मना कर दिया. और इसके आगे और क्या हुआ कि जो अंग्रेजों ने फॉरेस्ट एक्ट कायम किया था, उसे भी लोगों ने, इस फॉरेस्ट एक्ट को भी समाप्त करने की कोशिश की, और लोग रिजर्व फॉरेस्ट, आपको याद होगा मैंने आपको 9th में पढ़ाया था कि फॉरेस्ट जो 3 पार्ट में बांटे गए थे, उसमें सबसे टॉप क्वालिटी का जो फॉरेस्ट था वो था रिजर्व फॉरेस्ट, और लोगों ने उस रिजर्व फॉरेस्ट में प्रवेश करके अपने पुराने जो उनका संपत्ति था, वन संपत्ति था, उसको फिर से प्राप्त करने की, उस पर कब्जा करने की कोशिश की, और अंग्रेजों के इन सारे नियम कानून को तोड़ दिया. छात्रों, आज इतना ही. इस सब टॉपिक का अगला भाग अगले लेक्चर में. थैंक यू.